नमस्कार, मैं संजीव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ कई राज्य लोक सेवा आयोग या पीसीएस की परीक्षा तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए भी कई प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इसी प्रक्रिया में टीम दृष्टि ने बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी की तैयारी के लिए भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कई ऐसे कार्यक्रमों को प्रारंभ किया है। इस प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के सिलेबस का एक बेहतर विश्लेषण, ताकि आप प्रश्नों के पैटर्न से अंतर संबंधित करके यह समझ सकें कि किस प्रकार से तथ्य या अवधारणा को तैयार करना है, क्योंकि प्रश्न या परीक्षा हो जाने के बाद प्रश्नों का उत्तर तो तुरंत उपलब्ध हो जाता है, लेकिन आगे की परीक्षा की तैयारी के लिए बेहतर रणनीति कैसे बनाई जा सके ताकि प्रश्नों के स्रोत तक विद्यार्थी अपने पहुंच को भी सुनिश्चित कर सके। क्योंकि आगे के रणनीति को बनाना ही सबसे बड़ी विशेषता होगी विद्यार्थियों की, क्योंकि स्मार्ट वर्क के माध्यम से आप कम मेहनत से भी, अर्थात जिसको कहते हैं गुणात्मक मेहनत, कम मेहनत से भी आप एक बेहतर रणनीति का निर्माण करके अंतिम रूप से चयनित हो सकते हैं। इसलिए टीम दृष्टि ने बिहार लोक सेवा आयोग के लिए भी इस प्रकार के कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। खासकर वे परीक्षार्थी जो बिहार के सुदूरतम क्षेत्रों में रहते हैं, खासकर लड़कियां या महिलाएं जो कई कारणों से या किसी कारण से दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर्स पर आकर क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती, या कोविड-19 की वजह से ही उन्हें घरों में रहना पड़ा, तो इन चैनलों के माध्यम से वो एक बेहतर रणनीति का निर्माण कर सके, साथ ही साथ ये सीख सकें कि जो प्रश्न आए हैं या सिलेबस वेबसाइट पे जो आयोग ने मेंशन किया है पॉइंट्स को विषयवार तरीके से, और प्रश्नों का जो पैटर्न है उन दोनों को अंतर संबंधित करके व्यवहारिक रूप से किस प्रकार के विषय वस्तु को तैयार करना चाहिए, ताकि विषय वस्तु के स्रोत तक विद्यार्थियों की पहुंच आराम से सुनिश्चित हो सके, जिससे वो अंतिम रूप से चयन को भी सुनिश्चित कर सके। इस प्रक्रिया को टीम दृष्टि ने एक बेहतर अंजाम देने का प्रयास किया है, बल्कि मैं यहाँ तक कह रहा हूँ कि यह कार्य बेहतर गुणवत्ता के साथ टीम दृष्टि ही कर रही है। तो इस प्रक्रिया में भूगोल, पर्यावरण तथा पारस्की के लिए प्रारंभिक परीक्षा, साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के पैटर्न के अनुरूप किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसका एक विश्लेषण करके पहले आप तक प्रस्तुत किया जा चुका है, आपने देखा भी होगा। साथ ही साथ जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का केवल उत्तर बताना ही नहीं, साथ साथ उसका एक ऐसा विश्लेषण ताकि विद्यार्थी उस प्रकार के प्रश्न जहाँ से प्रश्न आ रहे हों उन तथ्य या अवधारणाओं को किस प्रकार से तैयार करेंगे, वहाँ तक अपने पहुँच को सुनिश्चित करेंगे, इसका भी विश्लेषण हम करके आपको बताते हैं, सरलतम भाषा में संप्रेषित करते हैं, ताकि आप बेहतर प्रकार से उसे सीख सकें। न केवल सिलेबस तैयार हो बल्कि आप स्वयं भी तैयार हो सकें। इस प्रक्रिया में जो 64वीं बीपीएससी अर्थात जो 64th बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा हुई थी, प्रारंभिक परीक्षा, उसके कुल 30 प्रश्नों को 3 क्रमिक वीडियोज़ में बांटकर हमने आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कहा था। उसके आगे के जो परीक्षाएं हुई हैं उनका पहले वीडियो आप देख चुके हैं। तो 64वीं बीपीएससी का 3 क्रमिक वीडियो अर्थात पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे भी आप उसको देखें, तो पार्ट ए या 1 या पार्ट बी या पार्ट 2 आप तक पहले पहुंच चुका है। उसी कड़ी या श्रृंखला में आज का यह वीडियो 64th बीपीएससी का पार्ट 3 है, प्रारंभिक परीक्षा का, पीटी का। तो चलते हैं, देखते हैं एक विश्लेषण के साथ कि प्रश्न कैसे आए हैं, और बड़े ही रोचक प्रश्न बिहार लोक सेवा आयोग के होते हैं। तो पहला प्रश्न 21वां, निम्नलिखित में या निम्न में कौन सा एक कृषि, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एग्रीकल्चर से ये प्रश्न है पहला। तो दूसरा टर्म है उत्पादकता, अर्थात इसका इंग्लिश टर्म होता है प्रोडक्टिविटी, हालांकि लिखा हुआ है नीचे, फिर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्शन की बात नहीं की जा रही है, प्रोडक्टिविटी अर्थात प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि को ही कहते हैं उत्पादकता। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि को कहते हैं उत्पादकता। और जब भारत में हरित क्रांति हुई थी तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में एक अत्यधिक उछाल आया था, अर्थात जो कृषि भूमि था, कुल सस्यन की भूमि जिसको हम हार्वेस्टिंग एरिया कहते हैं, उसमें कुछ खास या बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन जो कुल पैदावार है ग्रॉस में, जो खाद्यान्न का या दलहन का या तिलहन का, हालांकि दलहन तिलहन बाद में आया, जो उत्पादन हुआ था वो लगभग 1 दशक में ही 2.5 गुना से ज़्यादा हो गया था। और उसके सबसे सुखद परिणामों में यह रहा कि जनसंख्या समृद्धि दर जो भारत की आज भी बहुत उच्च है, कभी भी हरित क्रांति के सफलता के बाद से जनसंख्या समृद्धि दर
कृषि के समृद्धि दर से या खाद्यान्न या अन्य चीज़ों की उत्पादकता में वृद्धि दर से नीचे ही रहा, कम ही रहा। उसका लाभ भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय में या राजस्थान के गंगानगर जिले में देखने को मिला। एनीवे, फिलहाल जो प्रश्न है कि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता या कौन से वो घटक हैं जिनके माध्यम से हम कृषि में प्रोडक्टिविटी अर्थात प्रति हेक्टेयर उत्पादन को, जिसको हम उत्पादकता कहते हैं, बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथवे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ ध्यान देना होगा कौन कौन से हैं। यदि हम उसका मूल्यांकन करें तो कुशल सिंचाई, देखो सिंचाई ही नहीं है, कुशल सिंचाई है, मीन्स इफिशियंट इरिगेशन, इट्स वेरी नाइस टर्म, सच एज ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, जिसको हम माइक्रो इरिगेशन भी कहते हैं। और ये माइक्रो इरिगेशन में जल का खपत, मतलब जो जल का प्रयोग होता है वो मैक्सिमम होता है। जैसे नहर सिंचाई में 40 से 50% जल नष्ट होता है, बर्बाद होता है। साथ ही साथ वाटर लॉगिंग की समस्या अर्थात जल जमाव या सेम की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे पंजाब में ब्लू बेबी प्रॉब्लम जैसी पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई। और भी कई चीज़ें हैं जो कभी उस पर आएंगे तो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुशल सिंचाई तो उत्पादकता में बढ़ाने के सबसे बड़े कारणों में है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण है गुणवत्ता युक्त बीज, इसको हम संकर बीज भी कह सकते हैं। बेसिकली संकर बीज यानी क्वालिटी सीड्स, संकर बीज क्वालिटी सीड्स ही होता है जो उत्पादकता में लगभग 2.5 से 3 गुना, कई जगह 4 गुना तक वृद्धि होती है। हालांकि भारत के हरित क्रांति की सफलता के पश्चात जो पंजाब में चावल की उत्पादकता है वो लगभग 5200-5600 किलोग्राम, 52 से 5600 किलोग्राम के बीच में है, प्रति हेक्टेयर है। लेकिन वहीं जब आप चीन का सुनते हैं तो चीन का लगभग 7000 है और जापान का 8600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। यानी आप सोचिए कि जापान या चीन पंजाब से भी कितना आगे हैं। और इसलिए पंजाब, ये जापान के पास, जापान तो खैर कुल उत्पादन में बहुत पीछे है, चीन के पास जो कुल कृषि भूमि है वो भारत का 1/3 है। यानी भारत के कुल कृषि भूमि का लगभग मात्रा में चीन के पास 1/3 ही है, परंतु उसके पास उत्पादकता इसलिए ज़्यादा है या कुल उत्पादन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसके उत्पादकता का जो परसेंटेज है वो भारत के हरित क्रांति के क्षेत्रों से भी बेहतर है। शोध कार्यक्रम और उसके बेहतर क्रियान्वयन, यानी गुणवत्ता युक्त बीज जो है ये भी हो जाएगा। उर्वरक का प्रयोग, मैं अभी सी ऑप्शन को इसके बाद बताता हूँ। रासायनिक उर्वरक हरित क्रांति का एक बड़ा कंपोनेंट था। बेसिकली मृदा में आप उर्वरक को जब मिलाते हैं, जैसे प्रत्येक इंग्रेडिएंट का एक अपना यूज़ होता है, सच एज आप एग्जाम्पल लीजिए नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन प्रोटीन के इंग्रेडिएंट्स की आपूर्ति करता है, अर्थात अगर नाइट्रोजन आप मृदा में मिलाते हैं और भारत के पर्वतीय मिट्टी को छोड़ दें, विशेष करके मैदानी मिट्टी में तो है ही नाइट्रोजन की कमी है, और पर्वतीय मिट्टी को छोड़कर भारत के किसी भी मिट्टी में, कुल 8 मिट्टियां हैं, 7 मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी है। और यदि नाइट्रोजन की कमी है तो फसल का तना और साथ में जो उसमें बीज, मतलब जो फल आएगा, जैसे चावल ही है, फली भी आप कह सकते हैं, या फसल, वो बेहतर कभी नहीं आ सकता। साथ ही साथ फॉस्फेरिक एसिड की आवश्यकता होती है, यानी जो NKP, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का कंसेप्ट है, इन तीनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी नाइट्रोजन ही है। NKP, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसी को तीनों को मिलाकर के हम बनाते हैं यूरिया। तो रासायनिक उर्वरक हरित क्रांति की सफलता के सुनिश्चितता के सबसे प्रमुख घटकों में एक था। तो उत्पादकता बढ़ाने में ये तीनों फैक्टर्स हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हम कहें कीटनाशक उत्पादकता को बढ़ाता नहीं है। कीटनाशक, संकर बीज या गुणात्मक बीज, सिंचाई, इन सब के माध्यम से जो फसल बेहतर उत्पादकता के साथ प्रस्तुत होता है, उत्पादित होता है, उसकी जस्ट लाइक एक बीमा है। अर्थात टिड्डियों का या कीड़ों का आक्रमण नहीं होगा, उससे बचाव करेगा। ये उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि बचाव के लिए यूज होता है। तो अगर हम चारों ऑप्शन अन्य PCS की तरह देखते या UPSC की तरह, तो ये इसमें नहीं होगा। लेकिन फिर भी BPSC में जो ऑप्शंस होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक में तो 3 आ ही जाएगा, यानी 1, 2 और ये 3। कीटनाशक इसमें शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा, और ये 3 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा E। अर्थात efficient irrigation, obviously it's a good component to increase the productivity. Quality seed is concerned exactly with the hybrid seeds.
which are the basic terms, which are the basic components to get the maximum productivity in the process of agriculture. Use of pesticides. Pesticides are not being used for the increase the productivity. These are the guarantee for as like the Bima. But the fertilizers are basic components, so the answer would be E. तो 21वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा E. उम्मीद करते हैं आप तरीके से कन्विंस होंगे। चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। फरवरी 2018 में भारत के वनों की स्थिति, अब ये आप ध्यान रखिएगा, वन विभाग प्राय 2 वर्षों में एक बार रिपोर्ट देता है, 18 के बाद 20 में और वही 22 में, मार्च के बाद फिर से वन का रिपोर्ट आएगा। तो वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना % भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब देखो, इस प्रश्न को कई प्रकार से पूछा जा सकता है। वन क्षेत्र का मतलब क्या है? तो एक होता है संरक्षित वन और दूसरा होता है ट्री एरिया। जैसे दिल्ली में ही आप देखेंगे सड़कों के किनारे या फिर जो रिज एरिया है, तो रिज एरिया वन क्षेत्र है, लेकिन अगर सड़क के किनारे भी हम घने वनों को लगाते हैं कुछ विशेष प्रकार के, उनकी गणना भी वन क्षेत्र में होती है। यानी इसके 3 अवधारणाएं हैं, बेसिस हैं, उन तीनों बेसिस को भी जानना चाहिए। अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वन क्षेत्र का मतलब क्या है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल में से कुल क्षेत्रफल का कितने % भाग पर संरक्षित वन है। संरक्षित वन एक होता है वर्जिन वेजिटेशन, जहां पर किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप भी मना है, जैसे उत्तराखंड का फ्लावर्स वैली, फूलों की घाटी में किसी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरह से बैन है। लेकिन कुछ होता है जहां पर इंट्रैक्शन होता है, तो ऐसे क्लासिफिकेशन किए गए हैं। उसकी प्रक्रिया में यदि रिपोर्ट को हम देखें तो भारत के 24 हालांकि एग्जैक्टली ये है 24.39%। क्लियर हुआ? अब इसी रिपोर्ट में और भी कई चीजें थी जो अन्य पीसीएस में भी प्रश्नों के तौर पर पूछे गए। जैसे मैं आपसे कहूं कि भारत के किन राज्यों में 1% बहुत तेजी से बढ़ा। आप ध्यान रखिए, सामान्य तौर पे विद्यार्थियों का गेस जाता है, ये मुख्य परीक्षा से भी कंसर्न हो सकता है, सर नॉर्थ ईस्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा 1% बढ़ा था आंध्र प्रदेश का, यानी 1% वनीय भाग में वृद्धि। इसमें सबसे पहला नाम आएगा आंध्र प्रदेश का, दूसरा नाम आएगा कर्नाटक का। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रश्नों के स्रोत तक यदि आप अपने पहुंच को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया से भी चीज़ों को, तथ्यों को पढ़कर तैयार करने का प्रयास कीजिए। और तीसरा नाम आता है केरल का। साथ ही एक और तथ्य कि नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स प्लस एक और स्टेट है जिसको हम भाई कहते हैं, 7 सिस्टर और एक भाई, कुल 8 राज्य हैं, जो कि सिक्किम भी अब है। तो 7 राज्यों में या 7 सिस्टर्स में और प्लस एक, यानी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में से किन किन राज्यों में वनीय प्रदेश बढ़ा है या वन का क्षेत्रफल बढ़ा है। तो सामान्य तौर पे वो राज्य नहीं है। जैसे आप असम को देखें तो असम में कृषि बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन के असम प्लस मणिपुर, ये शायद आपके गेस में नहीं आता। इन 2 राज्यों में तो वन क्षेत्रफल बढ़ा है, लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा वन की कटाई हुई है नागालैंड में, सेकंड स्थान पे आता है मिजोरम। त्रिपुरा में धान की कृषि क्षेत्र की वृद्धि के कारण से त्रिपुरा में भी वन क्षेत्र घटा है। यानी बाकी 6 राज्यों में वन क्षेत्र घटा है। जो 2 राज्य थे, पहला असम और दूसरा मणिपुर, जहां पर कि वनीय क्षेत्रफल बढ़ा है, 18 का यही रिपोर्ट है। तो तैयार करते समय केवल, और डेटा कैसे, डेटा पूरा याद नहीं होता। आप 5 पेज का डेटा लेंगे, देख करके ही दिमाग खराब होता है, इसमें क्या याद करें क्या छोड़े। तो एक उसमें पैटर्न बनाइए। पैटर्न ये कि कुल भारत के कितने % भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है, तो हो जाता है 24.39, 40 ठीक है। इवन थोड़ा बहुत आंकड़ा आगे पीछे होता रहता है, लेकिन फिर भारत के किन किन राज्यों में, तो आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी मैदानी राज्य में, यानी पंजाब से लेकर के असम तक, असम छोड़ दीजिए बंगाल तक, किसी राज्य में जो मैदानी राज्य हैं मध्यवर्ती मैदान के, उसमें वन का क्षेत्रफल नहीं बढ़ा एक्सेप्ट असम। हम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत के किस मैदानी राज्य में वनीय क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, साथ में बंगाल, इनमें से किसी राज्य में नहीं बढ़ा है, घटा है, लेकिन असम में बढ़ा है। फिर नॉर्थ ईस्ट में या दक्षिण भारत के किन राज्यों में, तो तमिलनाडु में घटा है, लेकिन टॉप पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से विभाजन के बाद की बात है ये। और उसके बाद हम देखते हैं तो
कर्नाटक और थर्ड में आता है केरल। केरल में भी बढ़ा है। तो इस प्रकार से तैयार करने के बाद प्रश्न किसी प्रक्रिया से पूछा जाए, पैटर्न से पूछा जाए, आपके पास एक उत्तर होता ही होता है। और देखो, चयनित होने मतलब जो विद्यार्थी अच्छी तरह से तैयारी करके जाते हैं वो भी कई बार 1 या 2 नंबर से ही छटते हैं। यानी अंतिम फाइट उसी 2-3 नंबर के लिए होता है, 2-3 प्रश्नों के लिए होता है। और इस प्रकार के प्रश्न वहाँ पे बड़े डिसाइडिंग या डिसाइडिंग हो जाते हैं, डिटरमिन कर देते हैं कि आप लिस्ट के अंदर हैं या लिस्ट के बाहर हैं। तो थोड़ा बढ़िया से सोच के पैटर्न को समझते हुए आप तैयार करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 24.40%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 23वां। जनवरी 18 में, वही जो वन का रिपोर्ट है, देखिए वन रिपोर्ट से 2 प्रश्न आ गया। भारत के किस राज्य ने लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता, भाई बहन का बनाने की मंजूरी प्रदान की? बेसिकली भारत ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पर एक बड़े पर्यावरण के संरक्षक थे जिनका नाम था वेस्टबाई। वेस्टबाई वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वानिकी कार्यक्रम को गवर्नेंस से जोड़ा। गवर्नेंस मतलब जनता की सहभागिता के सुनिश्चितता के माध्यम से पर्यावरण को बेहतर बनाने का प्रयास। और जो अभिशासन या शासन होता है, अर्थात जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करके आप प्रशासन को बेहतर बना सकते हैं। देखो, 2000 मुख्य परीक्षा जो यूपीएससी का हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया था कि भारत की जनसंख्या नीति में नया क्या है। तो पहली बार परिवार नियोजन कार्यक्रम में वर्ष 2000 में जब स्ट्रेटेजिकली चेंज किया गया था कुछ, उसमें जनता की सहभागिता को सुनिश्चित किया गया और कहा गया आपका परिवार, हम दो हमारे दो। ये नारा सरकार ने, ये नारा कौन दे रहा है? समाज के लोग दे रहे हैं। हम दो हमारे दो में नारा दिया गया। तो जनता की सहभागिता से जोड़ करके देखा गया और 2000 के बाद निरंतर इस अभिशासन की प्रक्रिया से कई अन्य चीजें भी जिम्मेवार हैं, सरकार की नीतियां भी जिम्मेवार होती हैं। तो वेस्टबाई वो वैज्ञानिक थे, पर्यावरण वैज्ञानिक, जिन्होंने सामाजिक वार्षिक कार्यक्रम को इंट्रोड्यूस किया कि समाज के माध्यम से, समाज के द्वारा और समाज के लिए हम पर्यावरण को सुनिश्चित करेंगे, वन क्षेत्र को बढ़ाएंगे। वेस्टबाई ने इस चीज को भारत के अन्य क्षेत्रों में भी एक कस्टम के माध्यम से देखा गया और यूपीएससी में भी इस पर प्रश्न आए हुए हैं। जैसे मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां पुलों को बनाने के लिए वृक्षों को पूरी तरह से काटा नहीं जाता। 70% काट करके उन लकड़ियों को गिरा दिया जाता है, बाकी कनेक्टेड होता है। चूंकि मेघालय में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तो वृक्ष जीवित रहता है, चौड़े चौड़े वृक्ष होते हैं और ऐसे 2-3 वृक्षों को काट करके, और बेल कहते हैं लताओं को, क्रीपर्स को, वो मोटे मोटे बेल होते हैं, उनके जो तने होते हैं, और फिर उन्हीं को रस्सी के तौर पर यूज़ करके वो जीवित होते हैं, उनको काटा नहीं जाता। और रस्सी के तौर पर यूज़ करके, चूँकि नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे मेघालय में, हालांकि पठारी भूमि है, और इस प्रकार से पर्यावरण मित्रता के साथ सामाजिक कार्य भी होता है, आर्थिक सामाजिक कार्य भी होता है, और साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी होता है। इस प्रक्रिया में भारत सरकार या भारत का वन विभाग भी वैज्ञानिक रूप से भारत के अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार के जो धरोहर थे, उन धरोहरों को रिवाइव करके वन संरक्षण का कार्यक्रम करवाया जा सकता था। जैसे देखो, राजस्थान में या उत्तराखंड में ये मैती कार्यक्रम चला। मैती मायको कहा जाता है, उत्तराखंड का एक कार्यक्रम है। उसमें यह दिया गया कि लड़की की जब विदाई होगी तो लड़की वाले और लड़का वाले दोनों ही, लड़की वाले विदाई के उपलक्ष्य में लड़की खुश रहे, एक वृक्ष लगाएंगे। ये मैती कार्यक्रम की तरफ किया गया। राजस्थान के जयपुर में भी एक कार्यक्रम शुरू हुआ कि आप अपने मृतक के आत्मा की शांति के लिए, यदि आप अपने उस पूर्वज को प्यार करते हैं, एक वृक्ष लगाइए, और केवल लगाइए मत, आप कम से कम 1-2 साल तक उसका ध्यान रखिए ताकि कोई बकरी न चर जाए या वो सूख न जाए, वो वृक्ष बड़ा हो, क्योंकि आपने उसे पूर्वज की याद में लगाया है। कई लोग ऐसा नहीं कर पाते भाई, तत्काल कोई किसी का देहांत हुआ हो तो लगाव ज़्यादा होता है और बाद में भूल जाते हैं। लेकिन राजस्थान के जिस क्षेत्र को चयनित किया गया जयपुर में, कि यहाँ पर, अन्य जिलों में भी है, कि यहाँ पर आप मृतक की याद में कार्य करें, और देखते देखते 2 दशक के अंतर्गत वो घने जंगल की तरफ भर गया है। लोग अब वहाँ जगह ढूंढते हैं कि कहाँ पे अपने उस पूर्वज की याद में वृक्ष लगाएं। इस प्रकार के यदि कार्यक्रम समाज के, संस्कृति के या विरासत के तथ्यों से जुड़कर चलाए जाएं तो बहुत सफल रहेगा, और तैयारी करने का विद्यार्थियों ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। तो वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता, भाई बहन। देखो, भाई बहन का रिश्ता क्या होता है? बहन बेसिकली बहुत ही संवेदना से भाई को प्यार करती है, मानती है।
एक जिम्मेवारी से, छोटी हो या बड़ी हो। और भाई पे सुरक्षा का दायित्व होता है, बहन राखी बांधती है, जो भारत की एक परंपरा है, विरासत है। इसको विरासत से भी हम जोड़ के देखते हैं। तो भाई क्या करता है? सुरक्षा का वचन देता है। तो इस भाई बहन के उस आत्मीय रिश्ते, संस्कृति, विरासत के माध्यम से सिक्किम राज्य ने वन विभाग से मिलकर के यह घोषणा कराया कि प्रत्येक लड़का या लड़की दोनों ही वृक्ष को भाई मानेंगे या बहनी मान लीजिए, एंड विथ फुल ऑफ केयर एंड अफेक्शन। यानी वृक्षों को राखी भी बांधी जाने लगी और वो रक्षा का दायित्व लेते हैं। यानी ये कि जैसे ये वृक्ष है या इस एरिया का ये वृक्ष है, ये हमारा भाई या बहन हुआ, इसके सुरक्षा का हम दायित्व लेते हैं। सरकार भी यदि उसे काटना चाहे तो स्थानीय लोग, जैसे उत्तराखंड में चला था चिपको आंदोलन, रैनी गांव की गौरा देवी या सुंदरलाल बहुगुणा, ये सब बहुत पॉपुलर हुए। उसी प्रकार से सिक्किम राज्य में चलाया गया और भाई बहन के इस रिश्ते से के अंतर्गत वन विभाग ने मंजूरी दी और उन लोग, स्थानीय लोगों ने संस्कृति के अंतर्गत इस प्रक्रिया को क्रियान्वित किया वन विभाग के सहभागिता से कि हम इसको या इस अमुक वृक्ष को सुरक्षा प्रदान करेंगे। जैसे राजस्थान में बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई जो संप्रदाय है, जनजातियों से कंसर्न माने जाते हैं वो लोग, वो किसी एक पशु को ही अपना पूर्वज मानते हैं, एक पशु को। जैसे ब्लैक बक जो काला चित्तल होता है, सलमान खान जिसके शिकार में फंसे थे, शिकार तो हुआ था, तो भारतीय न्यायपालिका इस तथ्य पे विश्वास करती है, कार्य करती है कि भले ही 100 जुर्म करने वाले छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन वैसे ही बिश्नोई संप्रदाय हैं। तो भारत सरकार या कोई लोक सेवा आयोग जैसे बीपीएससी है, इस प्रकार के संस्कृति या विरासत के संदर्भों से प्रश्न पूछ रही है ताकि आप उसको जानिए, जो बेहतर है, हमारी संस्कृति का जो बेहतर पक्ष है, जैसे पर्यावरण तक की सुरक्षा हो रही है, उसको समझिए। इवन आजकल जो कंसेप्ट आया है, दिस इज़ वेरी न्यू कंसेप्ट, 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ है, फरवरी में ही इस पर कई वीडियोस बने, 21 महिला की चर्चाएं हुई थी। सस्टेनेबल फैशन, सतत पोषणीय फैशन, ये आपने शायद ना सुना हो। अर्थात फैशन में भी आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कंसर्न हो, और ये बहुत आजकल पॉपुलर हो रहा है। इस पर वैश्विक स्तर पे मांग उठ रही है कि वे चीज़ें जो सतत पोषणीय फैशन से संबंधित हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सब्सिडी दी जाए। कार्बन ट्रेडिंग तक से इसे जोड़ने की बात की जा रही है। चलिए कभी इस पर चर्चा चलेगी, फिर आपको बताएंगे। तो ओवरऑल वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ते को लेकर के जो भारत का सिक्किम राज्य है, वो भाई बहन के उस रिश्ते से की जिम्मेवारी होगी, हम इसकी सुरक्षा करेंगे। कार्यक्रम चलाया गया, इस पर कई और भी पक्ष हैं। और देखिए ध्यान से, तो 18 के वन रिपोर्ट से 2 प्रश्न सीधे 64वीं बीपीएससी में आपको दिखा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप, ये मैपिंग का प्रश्न हो गया, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? देखिए उपलब्ध जो ऑप्शन है, बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर और सुमात्रा। अगर ये कहा जाता विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तब तो उत्तर हो जाता ई। लेकिन प्रश्न है निम्न में, अर्थात विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ एरिया। तो जो दिया गया है उसमें चुनना है, तो ये हो जाएगा बोर्नियो। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि वैश्विक स्तर पे क्या होगा, तो सबसे बड़ा आइलैंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप, किसी तरह का कोई डाउट ही नहीं होगा, कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड। जो दूसरा है वो है पापुआ न्यू गिनी। लेकिन अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा हो जाता है बोर्नियो। 7 लाख लगभग 67,000 कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा मैं घुमा दूं कि जो बोर्नियो आइलैंड है वो किस राष्ट्र से संबंधित है, तब यहां आपका फिर दिमाग उस तरह थोड़ा चकराएगा। अधिकांश विद्यार्थियों का मत यहाँ हो सकता है, जो ठीक ठाक मैपिंग करते हैं उनकी बात, जो नहीं करते उनको तो हवा ही लगेगा। तो उसमें उनका मत होगा सर इंडोनेशिया, क्योंकि जावा, सुमात्रा, बाली द्वीपों के जैसे उत्तर में है ये। लेकिन जो मलेशिया का सिनाई प्रायद्वीप है, मलेशिया से ज़्यादा कंसर्न है तुलना में इंडोनेशिया के। हालांकि औपनिवेशिक युग में, अर्थात कॉलोनियल पीरियड जब चल रहा था,
तो बोर्नियो द्वीप पर 2 औपनिवेशिक मातृ राष्ट्र थे, एक ब्रिटेन और दूसरा था डच। डचों का भी यहाँ शासन था। तो ओवरऑल जो डच वाला था वो इंडोनेशिया में शामिल हो गया और जो ब्रिटेन वाला था वो मलेशिया में शामिल हो गया। थोड़ा इस प्रकार से भी ध्यान रखते हुए, और उसी के दक्षिण पश्चिम में सिंगापुर भी है। एनीवे, तो इसका उत्तर हो जाएगा बोर्नियो। बाकी मेडागास्कर, सुमात्रा, ग्रेट ब्रिटेन, ये सब के सब छोटे हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तुक्काबाजी तो आप कर ही सकते हैं, और यूपी बिहार के बच्चे तुक्का मारने में मास्टर ब्लास्टर होते हैं, लेकिन भूमध्य सागरीय जलवायु का सबसे बढ़िया जो फीचर है, विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, यदि वो आपको पता है तो इसका उत्तर निकालने में बिल्कुल देर नहीं होगा। साथ में आपको यह भी जानना होगा कि वो पछुआ पेटी के प्रभाव क्षेत्र में आता है या नहीं। प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट डज नॉट प्रिवेल, यानी नहीं पाया जाता है। देखो, भूमध्य सागरीय जलवायु यानी जो मेडिटेरियन सी है, मैं छोटा सा एक मैप बना दे रहा हूं। ये अफ्रीका हो गया, ये हो गया यूरोप, इटली, सार्डिनिया वगैरह हो गया, यही भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है, या तो वहां वर्षा होती है शीतोष्ण चक्रवात से, अर्थात टेम्परेट साइक्लोन से, और या वर्षा होती है पछुआ वायु से। पछुआ वायु महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर वर्षा कराती है, ये ध्यान रखिएगा। पछुआ वायु महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर वर्षा कराती है। पछुआ वायु कभी भी महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर वर्षा नहीं करा सकती। आप शीतोष्ण चक्रवात की बात करें मध्यवर्ती मैदान में भी, भारत में भी, तो भूमध्य सागर से भारत की ओर, अर्थात यहां मैं भारत भी बना देता हूं, ये यहां पे अपना भारत है, ये अपना भारत हो गया, यहीं पर कैस्पियन सागर और काला सागर है। अब यहां से ये ध्यान रखिएगा, साइक्लोन इंडिया जाता है, लेकिन बिहार तक इस शीतोष्ण चक्रवात का प्रभाव सीधा होता है। लेकिन बिहार के पूर्व में, अर्थात बंगाल और असम में कभी कभी सीमांतकारी प्रभाव होता है, और जनरली बंगाल और बंगाल के पूर्व में आप जाएंगे, यानी बिहार के पूर्व में ही इस शीतोष्ण चक्रवात का प्रभाव नगण्य होता है। क्यों? क्योंकि ये महाद्वीप के पूर्वी भाग में है। और भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता यह है कि शीत ऋतु में ज़्यादा वर्षा होती है, पछुआ वायु के प्रभाव से होती है। अगर आपने इसको प्रिपेयर किया है तो उत्तर निकालना बाएं हाथ का खेल है। मैं बताता हूं कैसे। अब देखिए, जैसे मध्य चिली, तो दक्षिण अमेरिका में दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में ये जो कोस्टल इलाका है, यही कोस्टल इलाका हो जाएगा चिली का, तो मध्य चिली, तो ऑब्वियसली ये पछुआ वायु का प्रवाह क्षेत्र ही होगा, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। सेंट्रल जो चिली है, वो ये वाला एरिया जो है, वो पछुआ वायु के प्रभाव में ही होता है, इसलिए यहाँ वर्षा होती है। तो ये क्लियर है कि मध्य चिली होगा। केप टाउन, यदि हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो केप टाउन यहाँ पर है, केप टाउन यहाँ पर है, एग्जैक्टली ये पछुआ वायु के प्रभाव क्षेत्र में होता है। तीसरा एडिलेड है। ऑस्ट्रेलिया के मैप को देखें तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे इस प्रकार से है, यहाँ पर एडिलेड है, और एडिलेड के साथ साथ जो न्यूजीलैंड का कैंटरबरी नदी है, उन सभी क्षेत्रों में पछुआ वायु से ही वर्षा होती है। तो ये भी पश्चिम के इस प्रोसेस से पछुआ वायु से ही वर्षा प्राप्त करता है। लेकिन जो पंपास है, पंपास यहाँ लिखा हुआ एस, पंपास, ये अर्जेंटीना का शीतोष्ण घास प्रदेश है। शीतोष्ण घास प्रदेश को विविध क्षेत्रों में विविध नामों से जाना जाता है। जैसे एशिया में कहते हैं स्टेपीज, नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं प्रेरीज या प्रेरी। स्टेपी एशिया और यूरोप दोनों में ही, जैसे यूक्रेन, अभी भारत रशिया यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है मार्च 2022 के समय में, अब होली आने वाला है। तो ओवरऑल जो स्टेपीज है वो एशिया यूरोप दोनों में कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं प्रेरी, ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं डाउन्स, साउथ अफ्रीका में कहते हैं वेल्ड,
हंगरी में कहते हैं पुंटास, ये सब के सब शीतोष्णकटिबंधीय घास के प्रदेश हैं। अर्जेंटीना में कहते हैं पंपास, और ध्यान रखिएगा ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग में होते हैं, ये तट पर होते ही नहीं है। और पूछा जा रहा है भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए आवश्यक है कि सागर का तट हो और पश्चिम तट पर हो, क्योंकि पछुआ वायु वहां वर्षा कराती है। तो पंपास हम अगर देखेंगे तो अर्जेंटीना के इस क्षेत्र में है पंपास। तो यहां पर पछुआ वायु से, और साथ में एंडीज जैसा माउंटेन भी है, तो पछुआ वायु से हम वर्षा का कोई मतलब नहीं बनता। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और बीपीएससी में भी कम से कम 1 से 2 प्रश्न विश्व के जलवायु प्रदेश से, बेसिकली जो जीसी लियोन की पुस्तक है फिजिकल सर्टिफिकेट, वहां से आता है। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप उसको तैयार कर सकते हैं, या क्लासेस को आप देखिए, ऑलमोस्ट सरलतम भाषा में संप्रेषित करके बता दिया जाता है। और वहाँ से कम एक प्रश्न 2-3 भी हो सकता है, कई बार विश्व कृषि से या मैप वर्क से कंसर्न करके पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पंपास, चूंकि पंपास शीतोष्ण घास के मैदानों से संबंधित है, ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। और ये है पंपास, जो बेसिकली अर्जेंटीना में इसको कहते हैं पंपास। ये है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं डाउन्स, वेल्ड साउथ अफ्रीका में। तो वैसे है, इस पे विशेष चर्चा फिर कभी किसी प्रश्न पे आएगा तो बताएंगे आप। तो 25 नंबर क्वेश्चन, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, नॉट पॉपुलर प्रिवेल, दैट इज पंपास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। देखो, रेशम के सबसे बड़े उत्पादक यानी सिल्क उत्पादक में चीन शुरू से रहा अग्रणी, लेकिन यह भी अच्छी बात है कि भारत लगभग दूसरे स्थान पर हमेशा रहा है। हालांकि कई प्रकार का सिल्क होता है, सिल्क 5 प्रकार का होता है, भारत में 6 है, लेकिन भारत में 5 प्रकार पॉपुलर है। टसर सिल्क, आप शायद जानते हो या ना जानते हो, जान लीजिए, बिहार टसर सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, झारखंड से अलग होने के बाद भी। और बिहार का जो भागलपुर का क्षेत्र है, मुंगेर से लेकर के पूरे भागलपुर का, इस भागलपुर के क्षेत्र में ही टसर सिल्क, जो बिहार में एक सिल्क का चादर बनता है, कपड़े आदि भी बनते हैं, उसी को बोलते हैं टसर सिल्क। थोड़ा रॉड सिल्क होता है ये। टसर सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में बिहार ही है। चूंकि वैसे पूछा जाए तो आमतौर पर विद्यार्थी मान के चलते हैं कि झारखंड से अलग होने के बाद बिहार में सिल्क का उत्पादन, तो भाई जंगल नहीं है, लेकिन भागलपुर का जो इलाका है वो इससे संबंधित है। तो सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है चीन, और सेकेंड स्थान पर आता है भारत। तो 26 से तो खैर इजी प्रश्न है। चलते अगले प्रश्न की ओर, जो 27 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के, अब यहां छोड़कर का मतलब ही नहीं है, उपलब्ध ऑप्शन दे दिया जाए सबसे बढ़िया ही है। एनीवे, संयुक्त राज्य अमेरिका को यानी यूएसए को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन से देश कच्चे तेल में, जो क्रूड ऑयल है, कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? Which one among the following countries of the world except United States of America is the largest crude oil producer? अगर वैसे हम लेंगे तो सबसे बड़ा उत्पादक हो जाता है क्रूड ऑयल का सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के बाद जो स्थान आता है यानी सऊदी अरब, इससे पहले है यूएसए। हालांकि अभी यूएसए ना होकर के फिर सऊदी अरब ही टॉप है, लेकिन वैसे सीक्वेंस बनाएंगे। उसके बाद आता है कनाडा, इसके बाद आता है चीन, हालांकि रसिया कई बार चीन से आगे भी जाता है, फिलहाल चीन है, और तब आता है रूस। यही सीक्वेंस है। तो ऑब्वियसली इसका उत्तर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। ये विश्व के खास करके जो मिनरल्स हैं, बिहार में बीपीएससी में ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो वैश्विक स्तर पे जो मिनरल्स का उत्पादन है या एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जैसे चावल के उत्पादन में कौन टॉप पे है, सब्जी में कौन टॉप पर है, या दलहन में या तिलहन में, तो ऐसे जो टर्म्स हैं उत्पादन से, उत्पादकता से, थोड़ा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मिनरल्स पे भी अक्सर क्वेश्चन आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। चलते हैं आगे। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध अर्थात लैंडलॉक्ड देश है? ये भी मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंडलॉक्ड कंट्री? हालांकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अभी पूरी तरह समझौता नहीं हो पाया है। हालांकि
कई लोग कयास लगा रहे थे कि इसमें वर्ल्ड वॉर थर्ड भी हो सकता है। ये जो भी हो, फिलहाल रशिया जिस प्रकार से एग्रेसिव है ऐसा दिख भी रहा था, लेकिन वर्ल्ड वॉर का तो कोई संभावना फिर भी नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन कौन से राष्ट्र हैं। बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन, दिस ऑल आर लोकेटेड इन ईस्टर्न यूरोप। क्लियर हो रहा है? अब अगर आप बेल्जियम को देखें तो बेल्जियम जो निम्न भूमि देश के राष्ट्र हैं उनमें से कंसर्न होता है, और ये उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी से इसकी सीमा छूती है, तो ये तो नहीं होगा। हंगरी, उत्तर इसका हंगरी ही होगा, क्योंकि बेसिकली जो रोमानिया है और यूक्रेन है, काला सागर को, ब्लैक सी को अभी खासकर इसलिए पॉपुलर है क्योंकि बेलारूस के पास रशिया ने बेलारूस की सहायता से जो परमाणु बम है उसको भी गिराने तक की धमकी दी है। बेलारूस भी उसको टच करता है। साथ में जो क्रीमिया आइलैंड, क्रीमिया वही ब्लैक सी में ही है, उसके अधिकांश भागों को रशिया कब्जा कर चुका है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मार्च 2022 में अब है, होली आने वाला है, हम लोग मिड मार्च में है 2022 का। तो जो रशिया और अभी यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसी परिप्रेक्ष्य में मैं इन चीज़ों को जोड़कर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यूक्रेन तो काला सागर को टच करता ही है। अब मुद्दा है, चूंकि बीपीएससी एक ऐसा लोक सेवा आयोग है जिसमें ऑप्शन ई भी है, उपयुक्त में कोई नहीं है, एक से अधिक भी हो सकता है। बट जो रोमानिया, हंगरी जो है ना, हंगरी को देखोगे, क्रोएशिया है, रशिया है, यूक्रेन है, इन सभी की सीमाओं को हंगरी टच करता है। लेकिन बेसिकली यूक्रेन और रशिया की वजह से ही हंगरी नहीं टच कर पाता है ब्लैक सी को। और हंगरी में ही जो शीतोष्ण घास के मैदानों को बताए थे आपको, कहते हैं पुंटास। तो बहुत आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र नहीं है ये, विकासशील भी नहीं कहेंगे इसको, विकसित और विकासशील के बीच में कहेंगे, या फिर कहें कि विकसित राष्ट्र के ये सीमा पर है। ऐसे अभी रशिया को भी विकसित राष्ट्र पे शामिल न करके प्रति व्यक्ति आय थोड़ा कम होने की वजह से उसको फ्रिंज में मानते हैं, यानी किनारे पर है, विकसित हो सकता है। एनीवे, तो हंगरी एक ऐसा राष्ट्र है जिन राष्ट्रों से हमने आपको बताया, उनसे क्रोएशिया, अल्बानिया, उन राष्ट्रों से घिरा हुआ है, रशिया, यूक्रेन, इन सब से घिरा हुआ है। तो हंगरी एक ऐसा राष्ट्र है जो स्थलरुद्ध है, लैंड लॉक्ड है, यानी किसी ओर से सागर को टच नहीं करता। क्लियर हो गया? तो आंसर वुड बी बी, दैट इज हंगरी। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। पर्यावरण तथा पारिस्थितिक कंसर्न है। ग्रीन हाउस गैस। अब देखो, ये रट्टा मारने से बेहतर है इसको समझो पहले होता क्या है। पहले प्रश्न पढ़ दें, फिर हम आते हैं पर्सपेक्टिव पर। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, यानी सिंपली प्रश्न कहें तो द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज, या निम्नलिखित में से कौन कौन से गैस ग्रीन हाउस गैस हैं, इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या होता है। बेसिकली ग्रीन हाउस गैस का सीधा मतलब होता है, हिंदी तो हो गया हरित गैस, शीतल गैस, कूल गैस, जो आने वाले, अर्थात अगर ये पृथ्वी है तो सूर्य के आने वाली किरणों को तो आने देता है, लेकिन जाने वाली दीर्घ तरंगों को ये रोक लेता है। हरित गैस यानी ग्रीन गैसेस लौटने वाले दीर्घ तरंगों को रोक लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। इसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। और ये हरित गृह प्रभाव क्या है? तो भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग। अब इसे क्लाइमेटिक चेंज, ओजोन लेयर डिप्लेशन सब कंसर्न हो जाता है, एसिड रेन सब कंसर्न है। तो ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा मीथेन, जैसे जहाँ जहाँ वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स वैसे जिसे हम लंग्स ऑफ द इन्वायरमेंट कहते हैं। पूरे पर्यावरण में जहाँ जहाँ आर्द्र भूमियाँ हैं, वेटलैंड्स हैं, उसे हम लंग्स कहते हैं। अर्थात वो बॉडी के पार्ट की तरफ पर्यावरण के लिए या वैश्विक पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक हैं, जिनके सम्मेलन में रामसर सम्मेलन किया गया था। ये सब आपको पता ही होगा, ईरान का रामसर। तो वेटलैंड्स के लिए, तो वेटलैंड्स जहाँ भी होगा या धान की खेती जहाँ होगी, अब देखो धान की खेती तो भाई कृषि या मानवीय गतिविधि है, इन वेटलैंड या आर्द्र भूमियाँ जो हैं वो तो पर्यावरण तथा पारिस्थितिक स्थिति से संबंधित हैं। तो उसके विषय में तो वो तो सकारात्मक ज़्यादा है, नकारात्मक कम है। बट वेटलैंड से या आर्द्र भूमियों से मीथेन गैस निकलता है CH4, और उस मीथेन गैस को हम एक हरित गैस मानते हैं, चूँकि वो भूमंडलीय तापन को बढ़ाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो गया। ये तो गुणात्मक तौर पे CO2 से भी ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन मात्रा इसकी बहुत कम है, लेकिन यह भी है नाइट्रस ऑक्साइड।
बेसिकली ये नाइट्रोजन से ही बनता है, उसका जब ऑक्सीकरण होता है जो जलवाष्प के तौर पे वायु में जाता है तो कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और जहाँ पर हरित क्रांति के क्षेत्रों में यूरिया का या जो रासायनिक उर्वरक है उसका प्रयोग ज़्यादा हुआ है, वहीं पर नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ गई है, जिससे ब्लू बेबी प्रॉब्लम जैसी पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। ये पंजाब क्षेत्र में ज़्यादा हुआ है, जहाँ पे सेम की समस्या या दलदल का निर्माण नहर सिंचाई से हुआ है उन क्षेत्रों में। ओजोन, O3, तो ओजोन भी इटसेल्फ, मतलब ओजोन एक प्रकार से हरित गैस ही है, ये लौटने वाला, इसीलिए देखोगे समताप मंडल में तापमान बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि जो ओजोन है वो लौटने वाले दीर्घ तरंगों को रोक लेता है, बल्कि ये तो सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज को भी रोक लेता है, इसमें नष्ट भी होता है, निर्मित भी होता है। तो दीज ऑल फोर आर कंसर्न एज कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एंड दे वर्क लाइक ग्रीन हाउस गैस बिकॉज दे ऑल आर ग्रीन हाउस गैस, हरित गैस है ये। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। क्लियर हो गया? तो आप जब उसके मैकेनिज्म या क्रियाविधि से समझ करके जोड़ करके पढ़ते हो, तैयार करते हो, तो प्रश्न चाहे जैसे घूम घाम के आए, जिस संदर्भ में आए, आपके पास एक बढ़िया लॉजिकल आंसर उसका उपलब्ध होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा, हालांकि ये बीपीएससी ने इसको कैंसिल कर दिया था। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु VAYU प्रणाली का शुभारंभ किस नगर में किया गया? देखो, ये किया गया था वैसे चेन्नई में, लेकिन इसमें बाद में जो रिपोर्ट आया कि जो पहली बार किया गया था वो इनमें से कोई नहीं था। क्योंकि अगर एक के बाद दो भी रहता ना, जैसे एक होता चेन्नई तब भी उत्तर मिल जाता, चेन्नई के बाद दिल्ली तब भी उत्तर मिल जाता, चूंकि ई ऑप्शन को मारते। लेकिन जो पहली बार वायु कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, शुभारंभ किया गया, वो, हालांकि ई उस संदर्भ में उत्तर होना चाहिए था, चूंकि इनमें से कोई नहीं भी उत्तर है ई में, सी नहीं ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ई ऑप्शन को हम चूज कर सकते थे। क्लियर हुआ? परंतु चूंकि आयोग ने उत्तर गलत दे दिया था, इसलिए इस क्वेश्चन को डिसमिस कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो इसका उत्तर ई होना चाहिए, चूंकि वायु कार्यक्रम का शुभारंभ तो किया गया था, एक साथ 3 नगरों में हुआ था। चेन्नई उसमें एक था, लेकिन उसके बाद दिल्ली में भी किया गया, वाराणसी में भी किया गया। खासकर जो नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़े, तो बनारस में तो खैर जो भी बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना है, इसके अलावा मरुआ डी स्टेशन या फिर एयरपोर्ट, इन सभी चीज़ों को आप देखते हैं एक तरीके से कायाकल्प हो गया। और प्रदूषण मुक्त बनाने की तैयारी भी चल रही है, गंगा नदी को पूरा स्वच्छ किया जाए, न केवल धार्मिक पैमाने पे, उद्योग से लेकर के अन्य चीज़ों को, विकास को भी प्रमोट करने का ये कार्य करता है पूरा का पूरा ओवरऑल प्रवृत्ति। तो और दिल्ली तो है, यमुना भारत नहीं, अभी विश्व की सबसे गंदी और प्रदूषित नदी यमुना है। और चाहे केजरीवाल जी जितना दावा कर लें, सारे दावे खोखले हैं, यमुना की स्थिति नाले से ज़्यादा गंदी हो चुकी है। और कागजी बस सरकारों में भ्रष्टाचार तो है ही, बट यहाँ कम से कम यमुना की सफाई को लेकर कुछ ज़्यादा ही है। एनीवे, आप ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा कि मैं बायस होकर बोल रहा हूँ, कम से कम पर्यावरण से जोड़ करके, चाहे सरकार किसी की भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेकिन कोई कम करता है, कोई बहुत ज़्यादा करता है। एनीवे, तो इसका उत्तर होना चाहिए ई, लेकिन बीपीएससी ने इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उत्तर ई न रख करके ऊपर से एक चुना गया था जो ऑप्शन वाइज गलत था। और फिलहाल ये भारत के लगभग 23 नगरों में चलाया जा रहा है वायु कार्यक्रम। धीरे धीरे भी और बढ़ेगा। अब तो नए नए कंसेप्ट, मैंने कहा ना, सस्टेनेबल फैशन, सबसे पहले 2017 में इस टर्म को यूज़ किया गया था, 18-19 में पॉपुलर हुआ, और खासकर जब से कोविड आया है 2020 मार्च के बाद से, कोविड-19 जब से फैला, तब से सस्टेनेबल फैशन पर बहुत तेज चर्चाएं चल रही है। उम्मीद कर रहा हूँ इस पर पीटी और मेंस मुख्य परीक्षा में प्रश्न भी आएंगे। तो यही थे जो कुल 10 प्रश्न थे 64वीं बीपीएससी का। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आगे हम लोग मिलेंगे फिर से इसके अन्य परीक्षाओं के लिए। आप देखिए, सीखिए। यदि आपको लगता है कि कुछ चीज़ आप जानना चाहते हैं तो टीम दृष्टि के पास आप मैसेज कीजिए। जो कंसर्न शिक्षक होंगे, विषय के एक्सपर्ट्स, वो आपको उसका उत्तर देंगे, ताकि आप उन चीज़ों को भी सीख सकें। क्योंकि टीम दृष्टि का उद्देश्य यही है कि आपको प्रश्नों के स्रोत तक पहुंचाया जा सके, आपकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, ताकि आप चयनित भी हो सके। वे परीक्षार्थी जो सुदूरतम क्षेत्रों में हैं, किसी कारण से ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर पाते, परंतु तैयारी, खासकर बिहार के विद्यार्थी तो बड़े जीवटता के साथ, टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाए, गमछा भिगा भिगा करके, लपेट करके, लेकिन बगैर कूलर के भी बड़े प्रतिबद्धता के साथ पढ़ते हैं,
चयनित भी होते हैं। उन परीक्षार्थियों के लिए भी तो मेरी शुभकामना आपके साथ है, परंतु रणनीति के तौर पे चीज़ों को जानिए, सीखिए और स्मार्ट वर्क को अपनाइए, तो कम मेहनत में ही सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।